नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे सोने की, जहां पर दाम लगातार चढ़ रहे हैं लेकिन मांग में ऑफकोर्स यहां पर अब कुछ कमी देखने को मिली है। अगर अगस्त के महीने की बात करें तो ऑफकोर्स ज़्यादातर ज्वेलर से यही सुनने को मिला है कि कुछ बहुत यहां पर कमी है और एक्सपोर्ट के नंबर्स में तो हमने वो कमी आते हुए देखी ही है। अब आगे जाके किस तरह के प्राइसेस हैं, क्या ट्रेंड्स हैं और त्योहारों में किस तरह की मांग रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब हमने लगातार इसमें गिरावट आते हुए देखी है। बाजार अब इस बात से परेशान है कि एक तरफ यहां पर चाइना की तरफ से डिमांड कम है, दूसरी तरफ सीज फायर की बात हो रही है और तीसरी तरफ यहां पर यूएस की इन्वेंट्री में थोड़ी सी बढ़त की उम्मीदें हैं, तो उस सब का इम्पैक्ट यहां पर प्राइसेस में। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर खाने के तेलों की, जहाँ पर भावों में लगातार गिरावट है लेकिन जुलाई के महीने में ऑयल मील एक्सपोर्ट में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता और ब्रिक के बाद हमारे साथ होंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। लेकिन शुरुआत सोने के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है और $2500 पर आउंस का लेवल बहुत इजीली निकलता हुआ नजर आया। और वही नहीं, हमने साथ साथ ये भी देखा कि जो भी करेक्शंस हैं वो बहुत शैलो हैं, यानी कि जो फंड पोजीशंस हैं वो अभी भी स्ट्रांग हैं, कोई बाजार में यहाँ पर बेच नहीं रहा, मुनाफा वसूली कोई बहुत बड़े तरीके से नहीं आई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स यहाँ पर एक्सपोर्टर्स में और सेल्स में भी देखने को मिला है। नितिन जी, सबसे पहले आपसे, और ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं इन करंट प्राइसेस में त्योहारों की शुरुआत के साथ? किस तरह से आप एक तो प्राइसेस देख रहे हैं और दूसरा डिमांड को लेकर क्या सेंस है? देखिए, डिमांड तो बहुत अच्छी है लोकल के अंदर, इंटरनेशनली कम है। आपके जानकारी आपने भी बताया और हमारे पास भी फिगर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत अच्छी ग्राहकी है। ज्वेलरी हिंदुस्तान के होलसेल मार्केट में काफी शॉर्टेज चल रही है। आने वाले समय में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का जो एग्जीबिशन जीजेएस होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये सारे पक्ष को देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो रिसाइकल गोल्ड या तो एक्सचेंज में या रीसेल के लिए जो हम लोगों के पास आता था, वो 10% पे आ गया रेगुलर जितना आता था। हमारे टोटल सेल के 60-40% जो आता था वो 10% से नीचे आ गया है। तो लगातार डिमांड सोने के अंदर बढ़ते जा रही है और सेलर कोई रेडी नहीं है। एज ऑफ नाउ मार्केट में फिर किस तरह का प्रीमियम या डिस्काउंट आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते जितनी हमारी बात हुई थी यहाँ पर ज्वेलर से, उनके कहना था कि थोड़ा सा प्रीमियम अभी भी यहाँ पर बाजार में है। देखिए, थोड़ा प्रीमियम है, उसके इंडिकेटर है। मुझे पता नहीं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो 2 नंबर का मार्केट है, वो ऊंचा चल रहा है। और आप अगर बिल से ऑथेंटिकल लेते हैं, अगर बैंक से लेते हैं, तो गोल्ड सस्ता पड़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि डिमांड बहुत अच्छी है और थोड़ा सा प्रीमियम इसमें चल रहा है। मैंने आपको बताया नहीं कि रिसाइकल गोल्ड ना के बराबर आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूस डिमांड आ रही है बैंकों से और जो भी सप्लायर है उनके पास से लेने की। ओके नितिन जी, आपको एब्सोल्युटली हमें बताना चाहिए ताकि हमारे कंज्यूमर्स ये जान पाएं कि उनको बिल से ही लेना चाहिए, वो सही तरीका भी है और बिल से यहाँ पर सस्ता भी है फिलहाल यहाँ पर सोना खरीदना। साथ ही साथ किस तरह के नंबर्स आप आगे बनता हुआ देख रहे हैं? जैसे आपने कहा मांग अच्छी है, रिसाइकल गोल्ड ना के बराबर है, इंपोर्ट्स के नंबर्स हम शायद बेहतर होता हुआ आगे देखेंगे। इंडियन मार्केट्स में एक डाइवर्जेंस भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाईस पे हैं हम, लेकिन भारतीय बाजारों में वो ड्यूटी कट की वजह से अब तक दोबारा नया हाई हम यहाँ पर नहीं बना पाए हैं। तो क्या कंज्यूमर्स उसको इन अ पॉजिटिव वे देखते हैं? बिल्कुल, कंज्यूमर उसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है कि अगर ये ड्यूटी कम नहीं होती तो आज गोल्ड के रेट 77,000 के आसपास होते, और 78 बल्कि, क्योंकि 60-65 हजार रुपए की इसमें और तेजी होती। और इंटरनेशनली भी मैं डिमांड इसलिए अच्छी मान के चल रहा हूं आगे आने वाले समय में, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है यूएस की, आगे इलेक्शन भी है यूएस के अंदर। तो जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो ये देखा जाता है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, सेफ हेवन डिमांड बहुत बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर के फिगर कम आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के फिगर बढ़ के आ रहे हैं। सारी चीजें गोल्ड की डिमांड भी बताती है और इसके रेट बढ़ाने बताती है। और मैं आपको बताऊं, 27 से 30% के आसपास में मंथ ऑन मंथ अगर देखते हैं पिछले 2 महीने के अंदर, तो डिमांड बढ़ी है। और ये हो गई ग्राम के अंदर। अगर आप रुपीस टर्म के अंदर देखते हैं तो 40% के आसपास में इजाफा है। तो इस सीजन में बिल्कुल गिराकी कम रहती है, बहुत अच्छी गिराकी है। उसे देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मैरिज का सीजन है, जो त्योहारों का सीजन है, बहुत अच्छी तैयारी सभी ज्वेलर्स कर रहे हैं और हम लोग भी सब कर रहे हैं। ऑलराइट, यानी कि चाहे वो वैल्यू है या वॉल्यूम टर्म्स में है, डबल डिजिट एंड हायर डबल डिजिट ग्रोथ हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। हमारे साथ अब सुरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, आपकी क्या सेंस है यहाँ पर प्राइसेस को लेकर? ज़्यादातर लोगों के 2500 2550 तक के लेवल्स थे इस साल के अंत तक, वो ऑलरेडी यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं। कल हमारी मेटल फोकस से बात हो रही थी, उनका 3000 का भी व्यू है, सिटी का भी, बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपने लेवल्स अब यहाँ पर 2700 से 3000 अगले साल के एंड तक बना के रखे हैं।
सबसे पहले इब्जा का क्या सेंस है, कहाँ आपको लगता है प्राइसेस जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इंडियन मार्केट्स में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइसेस मूव हो रहे हैं, खास तौर पर जो यूएस जिस तरह से फेड रेट कट करने की सोच रहा है, और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं या रिटेल सेल्स डेटा हैं, ये बिल्कुल दर्शा रहे हैं, या हाउसिंग के जो फिगर हैं ये बिल्कुल दर्शा रहे हैं कि रेट कट अब लगभग होना तय है। मैं ये जरूर मानता हूं कि शायद वो इनिशियली बहुत ही ज्यादा रेट कट ना करे, 0.5 ना करे, बल्कि एक स्टार्टिंग में 0.25% ही रेट कट करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। साथ ही साथ उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, यील्ड में गिरावट है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बना हुआ ही है हमारे पास, रशिया यूक्रेन, ईरान इजराइल, चाइना ताइवान, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स अभी भी बरकरार हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाय दिसंबर एंड हम $2680 तक पहुंच सकते हैं, या शायद ये दिवाली तक भी हम इसको कवर कर सकते हैं बाय नवंबर। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में यूएस में इलेक्शन है, और इलेक्शन में यदि ट्रम्प आते हैं तो उसके बाद एक बहुत ही मार्केट में सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं, पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इन सब के मद्देनजर मुझे लगता है कि $2680 एक बहुत ही अच्छा टारगेट होगा 2024 के लिए, और वहां तक हम पहुंचेंगे। भारतीय बाजारों की बात करूं तो लगभग मुझे लगता है कि 76,000 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस कभी भी पहुंच सकते। माफ कीजिए। तो सुरेंद्र जी, अगर इतने प्राइस हाइक्स हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आप फिर डिमांड पे आता हुआ देखते हैं? देखिए, जो गोल्ड की डिमांड है वो फिलहाल कम नहीं होने वाली है। वो इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि उसके भारतीय बाजारों की यदि मैं बात करूं तो उसके दो रीजन है। पहले तो पिछले 3 महीनों में इलेक्शन की वजह से इतना सेल नहीं हुआ था, तो जो सेल अभी होना स्वाभाविक है। और अब तो फेस्टिवल सीजन भी लगभग शुरू होने वाला है। गणेश चतुर्थी से एक फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाती है, जो कंटिन्यूअसली सीजन लगभग जनवरी महीने तक चलता है। तो ये भारतीय बाजारों में तो ये डिमांड कम नहीं होगी। जहां तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो डिमांड की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस से एक बाइंग मोमेंटम बनेगा। जैसे ही रेट कम का डिसीजन होगा, तो एक बाइंग मोमेंटम सभी जगह पे बनेगा, और वापस सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करने के लिए आएंगे। मुझे चाइना की इकोनॉमी को भी लेकर थोड़ा कंसर्न है। वहां पर भी मुझे लगता है कि गोल्ड बाइंग वापस बहुत तेजी से शुरू हो सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ईटीएफ में बाइंग, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी वापस शुरू हो सकती है, और मेरे ख्याल से ये मोमेंटम अगले महीने से शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद। ओके। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है सुरेंद्र जी, उसका मानना है कि 750 से 800 टन का इंपोर्ट इस साल भी हम बनता हुआ देखेंगे। आपको लगता है इवन एज वॉल्यूम ऑन द हायर साइड है, वैल्यू जिस तरह के प्राइसेस आपने बताए हैं उसके लिहाज से काफी हाई रह सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। जैसे नितिन जी ने भी कहा कि हमारे पास जो लगभग 300 टन रिसाइकल गोल्ड आता था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तो जो आने वाले महीने होंगे वहां पर, क्योंकि रिसाइकल गोल्ड कम आ रहा है, तो नए गोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है। और एक जो वो ट्रिगर है कि ड्यूटी 5,900 रुपए कम हो गई, तो वो ट्रिगर अभी भी जिंदा है, वो लोगों के मन में रहने वाला है। कम से कम 2024 तक तो ये रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद ही कोई उसके अंदर मांग में कमी, सिर्फ कोई जीएसटी के अंदर कोई चेंजेस होता है तो आ सकती है, जो कि मुझे फिलहाल इस मीटिंग में तो कोई उम्मीद लगती नहीं। जी सुरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल। तो अब आगे जाते हुए अगर इन्वेस्ट करना है सोने में, तो आपको क्या लगता है क्या सही तरीका है? क्योंकि एज ऑफ नाउ जो नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स ऑन द वीकर साइड है, ऑफकोर्स उसमें चाइना का बड़ा हाथ है, मिडिल ईस्ट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, यूएस ऑफकोर्स थोड़ा सा इन लिम्बो है, जिस तरह के रिसेशन फियर्स वहाँ पे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स हम आता हुआ देखेंगे, जैसे आपने कहा ग्लोबल ईटीएफ बायर्स कंप्लीटली इस रैली में खोते हुए नजर आए हैं, उन्होंने खरीदा ही नहीं और हमने $300-400 की तेजी बनते हुए देखी। तो अगर इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर किसी को निवेश करना है, क्या बेहतरीन तरीका है? देखिए, यदि आप सही पूछे तो सभी को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की वेट कर रहे हैं, और वो मुझे लगता ट्रांच है तो कि बहुत बड़ा, सुरेंद्र जी वो ट्रांच तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी। हेलो, नहीं, मैं सुनाई नहीं दिया मुझे, आप क्या? जी सुरेंद्र जी, मैं कह रही थी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जब तक नई ट्रांच यहाँ पर अनाउंस नहीं होती है, एक बहुत बड़ा अनसर्टन क्वेश्चन मार्क है वो।
जी बिल्कुल सही बात है। बट वो मेरा एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमेशा रहता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड नहीं हुआ तो आप गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में आपको टैक्स का मुनाफा होता है। जो नया टैक्स रिजाइम चेंज हुआ है, आपको 20% की जगह 12.5% ही टैक्स लगेगा उसके अंदर। और बुलियन लेना, ज्वेलरी लेना, देखिए ज्वेलरी माइंग तो भारत का ये तो मूल है। यहाँ पे लोग ज्वेलरी खरीद पहन के फ्लॉन्ट भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल ऑल साइड्स में ये जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो गो फॉर गोल्ड ईटीएफ, और गोल्ड के कॉइन्स आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप उसको पहन के बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ज्वेलरी बाइंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। But I would always say all investors should always consider SIP plan in respect of gold also. एब्सोल्युटली, फाइनेंशियलाइजेशन एक सही तरीका है और ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स में फिजिकल बाइंग तो आएगी, लेकिन ईटीएफ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है जब तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांस अनाउंस नहीं होती। अनुज, सब लोग यहाँ पर तेजी में हैं, 2500, 2600, 2700 के लेवल्स हैं, आपको क्या लगता है ऑन चार्ट्स? वैसे जी गुड मॉर्निंग। देखिए हम तो अभी भी वही 75,000 78,000 के टारगेट को हिट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हालांकि कस्टम ड्यूटी कट हो गई, नहीं तो हमारा टारगेट तो अभी भी आ चुका होता है। अगर कस्टम ड्यूटी सेम रहता तो कस्टम ड्यूटी की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में तो हिट कर गए हैं, मगर डोमेस्टिक मार्केट में कस्टम ड्यूटी की वजह से उतना हिट नहीं कर पाए हैं। बट हमें लगता है कि अभी भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव, और हमें लगता है कि जल्दी ही आपको $2600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मोमेंटम पॉजिटिव है, और अभी हम देखें तो इस हफ्ते में काफी सारी मीटिंग्स है। जैसे आज फेडरल रिजर्व के मिनट्स आने, फिर जैक्सन होल की मीटिंग, और फिर यूएस के डेटा है, और फिर जोरेम पावेल की स्पीच भी है। तो इसी हफ्ते में काफी क्लैरिटी आपको यूएस के फ्रंट पर, इंटरसेट के फ्रंट पर आती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूल हमें लगता है कि गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 6 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है गोल्ड और सिल्वर के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि अगस्त के महीने तक हम हो सकता है कि $2550 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखें। तो 2550 के लेवल्स इसी महीने में देखने को मिल पाएंगे, 2680 यहाँ पर दिवाली तक, जैसे कि हमें सुरेंद्र जी बता रहे हैं, और तेजी यहाँ पर लगातार बरकरार रह सकती है। बहुत शुक्रिया नितिन जी, सुरेंद्र जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और सोने पर चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। आपका और जुलाई में ऑयल मील का एक्सपोर्ट 18% तक बढ़ा है, लेकिन अप्रैल से जुलाई में इसमें 2% की गिरावट भी आई है। कैसे रीड करें नंबर्स को, क्या एनालिसिस है, इस पर बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता से। डॉक्टर मेहता नमस्कार। आप जहां तक नंबर्स की बात आती है, आपको मजिशियन कहा जाता है। आप पहले ये समझाइए कि जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं अप्रैल जो जुलाई में देखने को मिले हैं, वो आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन ओवरऑल अगर 4 महीने के नंबर्स देखें तो उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। पहले तो एक था कि टोटल एक्सपोर्ट जो लास्ट में था 48 लाख टन जी, हमने, हो सकता है कि ये साल हमारा 41 या 42 लाख हो जाए। उसके एक रीजन ये है कि जो डीओराइज्ड का एक्सपोर्ट जो पहले था वो बैन कर दिया लास्ट ईयर से। उसके वजह कम से 5 से 6 लाख टन जो जाता था वो नहीं जाएगा। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो अभी नॉर्मल है तो 40 से 42 लाख टन जाएगा। उसमें मेनली सोयाबीन है, सोयाबीन मिल का सपोर्ट मिल रहा है। इस बार ईरान काफी बाय कर रहा है, तो साथ में फ्रांस भी ले रहा है, और बाकी छोटे छोटे कंट्री तो काफी ले रहे हैं। और एक एडवांटेज भी है इंडिया का कि वी आर वेरी क्लोज टू द मार्केट। वॉयड टाइम इज हार्डली 7 to 8 days। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज, एंड वी कैन सप्लाई द स्मॉल पार्सल। अगर आपको 10,000 टन चाहिए, 5,000 टन चाहिए, कंटेनर चाहिए, तो इंडिया उसकी डिमांड फुलफिल कर सकता है। जब भी आप अर्जेंटीना है तो ब्राजील से आप सोयाबीन लेते हैं या तो कोई भी, तो आपको ये तो पैनामेक्स वेसल एक साथ में 30,000 टन या 40,000 टन साथ में लेना पड़ता है। इसके लिए छोटे छोटे कंट्री है, तो जिसको छोटा पार्सल चाहिए, खासकर साउथ ईस्ट कंट्री में, इसमें एशिया में, तो डेफिनेटली दे प्रीफर इंडियन सोयाबीन। और एक इंडिया का सोयाबीन मिल नॉन जीएम है, वो एक एडवांटेज है। उसका प्रीमियम तो अभी नहीं मिल रहा है, मगर एक एडवांटेज जरूर है। और दूसरा जो रेपसीड मिल का इतना बड़ा क्रॉप मिला अपना, जो उसके वजह से भी रेपसीड मिल का क्रसिंग भी अच्छा रहा साल में, और एक्सपोर्ट भी आप देखें तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट 22 लाख टन का लास्ट ईयर हुआ, और ये साल भी एक्सपोर्ट ठीक चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट विल बी द सेम लेवल ऑफ द लास्ट ईयर माइनस डीओराइज्ड ब्रांड।
ओके तो अगर हम सेम नंबर्स यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन क्लियरली कोई कोई महीना यहाँ पर काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर जुलाई का महीना आते हुए भी देखा। अगले कपल ऑफ मंथ्स आप किस तरह से आता हुआ देखते हैं, एक तो ये, और दूसरा जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन के प्राइसेस में पिछले एक महीने में करीबन 14% की गिरावट आते हुए देखी है, स्पेशली एट अ टाइम जब इंडियन मार्केट्स यहाँ पर अच्छी बुआई देख रही हैं, आगे जाकर हार्वेस्ट होगा। जिस तरह की गिरावट सोयाबीन में आई है, क्या उसका इम्पैक्ट बनता हुआ देखेंगे बाकी प्रोडक्ट्स पे? देखिए उसमें एक चीज जरूर है, इंटेंसिव क्रॉप इतना बड़ा है इस दफा, अबाउट 355 मिलियन, और जो क्रशिंग हो रहा है सोयाबीन का मेनली फॉर ऑयल के लिए, वेदर यूज फॉर फूड और फॉर एनर्जी जी। उसके वजह जो बाय प्रोडक्ट है सोयाबीन मील है, और सोयाबीन मील एक्सेस सप्लाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके वजह से वी आर लिटिल बिट गेटिंग आउट प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट। क्योंकि अपने यहाँ क्रशिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑयल और बाय मील, इसके डिस्पैरिटी में अभी सोयाबीन की क्रशिंग चल रहा है। तो हो सकता है कि अगले महीनों में एक्सपोर्ट भी कम हो जाए, ये, और ऑल्दो वी हैव द इनफ सोयाबीन सीड अवेलेबल इन द कंट्री, एक्सपोर्ट साइड डाउन हो सकता है क्योंकि डिस्पैरिटी में चल रहा है। आज भी देखो एमएसपी से नीचे 400 रुपए नीचे चल रहा है जो सोयाबीन, उसके वजह से भी किसान भी परेशान। और तीसरा एक रीजन और भी है, जो भी नए आंकड़ा है एकरेज का, तो सोयाबीन का एकरेज काफी बड़ा है, 125। तो मिस्टर मेहता, आप ये कहेंगे कि अगर कंज्यूमर को एक साइड छोड़ दिया जाए तो जहां तक इंडस्ट्री की बात है, क्रशिंग मार्जिन्स नहीं है, और किसान की बात है, उनका भी एमएसपी के नीचे काम चल रहा है, तो अगर तीनों स्टेक होल्डर्स देखें तो कंज्यूमर के अलावा बाकी इंडस्ट्री परेशान है? सही बात है, आपने सही एनालिसिस किया है, इंडस्ट्री तो काफी परेशान है, और हो सकता है कि अपना सीड कैरी फॉरवर्ड ज्यादा भी हो जाए इस साल। एक तो एकरेज बढ़ा है, तो इससे होपफुली नॉर्मल मॉनसून होगा तो आपका प्रोडक्शन भी ठीक आएगा। साथ में कैरी फॉरवर्ड जो एक्सपेक्ट लास्ट ईयर का 115 लाख 118 लाख का जो क्रॉप का एस्टिमेट है, हो सकता है कि 15-20 या तो 25 लाख टन कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दैट इज मोर वरीज, देन इट विल ब्रिंग मोर प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ द सोयाबीन मिल। वेल एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर काफ़ी चिंताएं भी हैं। ऑफ कोर्स वो आउटसाइड में नंबर वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का जो दर्द है वो डॉक्टर मेहता ने आपको बयान किया ही है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और उन नंबर्स पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस को? जिस भी इंडस्ट्री से बात की जाए, फिर चाहे वो पल्सेज है, एडिबल ऑयल है, मसाले हैं, सभी में कुछ ना कुछ दुख है, इंक्लूडिंग चावल। देखिए बिल्कुल मनीषा जी, इस बार जो मानसून ने हिट किया है वो डेफिनेटली कहीं पर आप देखेंगे काफी कम है और कहीं पर अबव नॉर्मल मानसून चल रहा है और स्विंग एक्टिविटी बढ़ी है। तो हमने देखा है कि सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक अनसर्टेनिटी आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस में काफी हिट, हमने बड़ा हिट आते हुए देखा, मगर अब कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। क्रॉप की क्वालिटी डैमेज होती हुई दिख रही है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर हमें लगता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कॉटन की क्रॉप अब आने वाले दिनों में आती हुई दिखाई देगी, और वहीं पे आप देखेंगे तो स्विंग एक्टिविटी कम होती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बाढ़ सिचुएशन आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है वो पूरी एग्रीकल्चर में रहेगा। इवन अगर हम धान की बात करें तो धान की जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर कुछ रुकती हुई दिखाई दी है, क्योंकि पानी काफी जगह भर गया है, जिसकी वजह से सोइंग नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर पूरा, अगर आप एज ए होल देखेंगे तो अनसर्टेनिटी के माहौल से गुजर रहा है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जो बारिश हुई है इससे जो सोइंग है वो आगे बढ़ सकती है, तो फिर भाव आगे कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। पॉइंट टेकन। अनुज, बहुत शुक्रिया एज वेल साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की।